हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत की निर्धनता या गरीबी के बारे में। आज हम इन पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको आज बहुत सही लगने वाला है, यानी कि समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो गरीबी है वह कितने प्रकार की है या उसके पैरामीटर्स क्या है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन ऑफ कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी एक्चुअली क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या आप उसे किस किस रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है कि पॉवर्टी के जो एस्टिमेशंस हैं उन्हें किस तरीके से आकलन किया जाता है या उसे किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन गाइस, हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, कि हमें पॉवर्टी की मतलब हमें हमारे देश को पॉवर्टी निकालने की, यानी कि उसे एस्टिमेट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं या क्या क्या नीड्स होती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके क्या क्या नीड्स हैं, कि हम क्यों निकालते हैं, क्या रीज़न है, ये सभी चीज़ें। इसके बाद दोस्तों, डाटा कलेक्शन मेथड की हम बात करेंगे। डेटा कलेक्शन मेथड, यानी कि मतलब डेटा को, ऑब्वियसली बात है कि जब हम पॉवर्टी को निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो हम किस किस मेथड से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की, जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, यानी कि 1947 के पहले पॉवर्टी को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता था या किन वेज में पॉवर्टी को निकाला जाता था। तो इसमें द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बॉम्बे प्लान की बात की जाती है। बॉम्बे प्लान 1944 की इसमें बात की गई है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है गाइस कि पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉवर्टी एस्टिमेशन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई या कौन कौन सी कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि पॉवर्टी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पॉवर्टी के क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि गरीबी के जो कारण हैं उन कारणों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इनके मेन कारण कौन कौन से हैं। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देन आपका लास्ट हम जो बात करेंगे गाइस, वो हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा सा इशू था इसमें, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज किया। देन उसके बाद गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे पॉवर्टी एलिवेशंस की, यानी कि सरकार के द्वारा, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में कवर करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी एक्चुअली, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी से। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों, मेरा नाम पूनम शर्मा है, जिसमें कि मैं आज आपको ये सेशन कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉवर्टी बेसिकली, अगर हम जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम सभी के मन में क्या आता है कि गरीबी किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में, या आप कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधक होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, रिस्ट्रिक्टर होता है, कि जो उस कंट्री की जो मतलब कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, उस कंट्री की ग्रोथ है, उसे क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, तो कैसे करता है, आप सभी ने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, कई बार मूवीज में भी सुना है रोटी कपड़ा मकान। तो जब किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक रिक्वायरमेंट, या आप इसे आधारभूत आवश्यकताएं या
मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं जब किसी भी व्यक्ति की ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। क्या होती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट? बेसिक रिक्वायरमेंट में इन इंडिया कुछ पैरामीटर्स को रखा गया है जिसमें कि 5 मेन पैरामीटर आते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट में हम किस किस की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, चलिए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे आ गए थे, चलिए। तो कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर मैं बात करती हूँ आप सभी से, तो बेसिकली ये क्या होती हैं, इसमें सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट आता है वो आता है फूड, कि हर व्यक्ति को एटलीस्ट फूड की जो सप्लाई है वो उस तक पहुंच सके। ठीक है, वो इतना कमा सके कि वो अपने लिए खाना मतलब क्या कर सके, उसे अवेलेबिलिटी रख सके। ठीक है, इसके बाद कि उसको तन पे पहनने के लिए कपड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि जो वो शेल्टर है। ठीक है, तो एटलीस्ट उसके बाद इतना रहने का होना चाहिए कि उसके सर के ऊपर थोड़ी सी छत होनी चाहिए, या वो कहीं उसके पास घर टाइप का बना होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की गई, जैसे कि एजुकेशन, इन्हें बाद में ऐड किया गया था, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं गाइस जो कि एक नॉर्मल पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए ज़रूरी हैं, कि आपके पास एटलीस्ट ये 5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आज भी हम अपने देश में देखते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एक मिनिमम वेज जो है, ठीक है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको जीवन जीने के लिए जितनी की आवश्यकता है आप उतना भी अगर नहीं कमा पा रहे तो आप क्या हो जाओगे, आप पॉवर्टी के अंदर आओगे। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कौन एस्टिमेट करता है कि हमें कितना वेज होना चाहिए? ठीक है, कितना वेज होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इसे स्टेबलाइज किया है, जो कि है आपका $1.90। ठीक है, तो $1.90 अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन के अंदर, यानी कि पर डे का है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पर डे का है। अगर कोई भी व्यक्ति $1.90 से भी कम कमा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि उससे कम कमा रहा है, तो जब वो $1.90 से भी अगर वो कम कमा रहा है तो उसे हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं? तो उसे हम पॉवर्टी के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेगा, उसे कहाँ करेंगे? उसे पॉवर्टी में कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों, पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, छोटी छोटी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ लिखा भी है, पॉवर्टी इज स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी lack the financial resources and essential for a minimum standard of living। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी कंडीशन है जहां कोई भी व्यक्ति या समुदाय अपने जीवन को जीने के लिए अपनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम साधन होने चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक सम्मानपूर्वक जीवन भी जीना चाहती हूँ या एक बेसिक जीवन जीना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी, वित्तीय संसाधनों की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों का जब लैक होता है, वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं हो पाती, तो उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, गरीबी का मतलब क्या है? आय स्तर, जो आय का स्तर है, लेवल ऑफ इनकम है, वो क्या है? आपका बहुत ज़्यादा कम है। पॉवर्टी मीन दैट द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को उस कंडीशन में पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक ज़िंदगी को जीने के लिए चीज़ें चाहिए, हम उसी को नहीं जुटा पा रहे, तो हम किस तरीके से कैसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी एक बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशन है जो कि हमेशा याद रखिएगा, जो कि हमेशा एक अनस्टेबिलिटी को, ठीक है, लेस कैपिटल इकोनॉमी को, ठीक है, एक लो लेवल इकोनॉमी को क्रिएट करती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्टर है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके, तो यहाँ तक वेल आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो चलिए कुछ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पूर्ण बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि पूर्ण बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि पूर्ण बेरोजगारी जैसे कि क्या हो गई कि
अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। पूर्ण बेरोजगारी यानी कि जब आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गई, पूर्ण गरीबी हो गई, नॉट बेरोजगारी। उसे हम क्या कहेंगे, गरीबी हो गई, कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी क्या कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बताया कि इंडिया के अंदर गरीब कौन है। उसने यहाँ पे पॉवर्टी को डिस्क्राइब किया कि हु इज़ द मतलब आप कह सकते हो पुअर, कि पुअर कौन है या पॉवर्टी के अंदर कौन कौन आता है। तो उसने यहाँ पर कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंगली सेट किए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली गाइस अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक है, फूड हो गया, सैनिटेशन हो गया, ठीक है, फूड हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने के लिए स्वस्थ जल नहीं, ठीक है, स्वच्छ जल नहीं उसके पास मिल पा रहा है, ठीक है, तो एक पानी नहीं मिल पा रहा है, शेल्टर नहीं है, ठीक है, तो शेल्टर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी कम है, ठीक है, यानी कि जो जीवन निर्वाह कर रहा है वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से भी नीचे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया। इसके बाद उसके पास क्लोथ, तो देखिए फूड शेल्टर क्लोथ्स ये तो हमारा नॉर्मल आता है। इसके बाद एजुकेशन का लेवल उसका बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली एक इंसान जिसके पास ये सभी फैसिलिटीज़ का अभाव है यानी कि लैक है, वो क्या है, पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, यानी कि उसने पुअर कंसिडर किया, ठीक है, उसे क्या कंसिडर किया कि वो एक पुअर है, यानी कि वो इन सभी फैसिलिटीज से परे है, इसीलिए वो क्या हो गया, पुअर हो, इसे यहाँ पे पुअर कंसिडर किया। गाइस अगर मैं बात करती हूँ सेंसस 2000, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, सेंसस 2011 की, तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार 21.9%, ठीक है, इंडिया के अंदर 21.9% लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते थे अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पर लेकिन 2018 का जो ये डाटा है, ठीक है, 2018 तक जो गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज़ किया था जिसमें 8% लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के ऐसे हैं जो अपने जीवन को जीने के लिए पर डे $1.90 भी नहीं कमाते, यानी कि जो उनका इनकम का लेवल है वो 1.90 रुपीज़ भी नहीं है, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड बैंक ने स्टेबलाइज किया कि अगर आप 1.90 रुपीज़ अगर आप कमा लेते हो तो आप क्या हो जाओगे, तो उस कंडीशन में आप पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आओगे। तो अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो आप एक पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन के अंदर कंसिडर करे जाएंगे। तो ये जो पैरामीटर्स निकाले ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाले गए। दोस्तों देखिए, पॉवर्टी को जब हम मेज़र करते हैं या पॉवर्टी को जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा रोल है इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी यूज़ की जाती है और वर्ल्ड बैंक जिन पैरामीटर्स का यूज़ करता है वो सेम है, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क के इसमें इशू की वजह से थोड़ा वो रुक गया। इसके बाद गाइस आई होप कि आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन या हम कहें कि पॉवर्टी क्या होती है वो एक्चुअली समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द पॉवर्टी। अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कि पॉवर्टी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो देखिए, पॉवर्टी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में किया गया, ठीक है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है इसके क्लासिफिकेशन को, और वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि पूर्ण गरीबी,
पहला क्लासिफिकेशन इसमें पूर्ण गरीबी का आता है और दूसरा आता है रिलेटिव पॉवर्टी। इसे तुलनात्मक गरीबी या सापेक्ष गरीबी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे सापेक्ष भी कह सकते हैं और जनरली ज़्यादातर तुलनात्मक की जगह सापेक्ष ही ज़्यादा कहा जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट पॉवर्टी? देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि इससे पहले आप ये समझिए कि बास्केट ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है। बास्केट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, बास्केट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, बास्केट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, याद रखिएगा, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जिन गुड्स एंड सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सब इस बास्केट ऑफ पॉवर्टी में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, XYZ हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हमें बास्केट ऑफ पॉवर्टी में आती हैं। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है, होम, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाता, ठीक है, जो क्या है कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इन बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पा रहा, जो मैंने 5 आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, ठीक है, इनको भी पूरा नहीं कर पाता, तो उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि पूर्णतः गरीब कहते हैं। पूर्णतः गरीब आपको बाय बर्थ भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये आपको बाय बर्थ, आपने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, जो अपनी ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये आपको बाय बर्थ भी मिल सकती है। इसका सबसे पहली बार 1990 में क्या किया गया था? सबसे पहली बार इसको एस्टिमेट किया गया था और उस समय पर आपका पर डॉलर, याद रखिएगा, पर डॉलर पर डे का जो था, मतलब पर डॉलर पर डे का, इसमें आपको अगर आप इतनी इनकम कमाते हैं पर डे पर डॉलर, यानी कि एक दिन में $1 आप अगर इनकम कमाते हैं तो आप क्या हैं, इससे ज़्यादा इनकम या इतनी इनकम कमाते हैं तो आप गरीबी से बाहर हैं। पर अगर आप एक दिन में इतना रुपया यानी कि $1 भी नहीं कमा पाते तो आप गरीबी के अंदर आते हैं। पर इस पैरामीटर को 2015 में चेंज कर दिया गया था और यहाँ पे पर डॉलर की बजाय आपको $1.19 का पैरामीटर सेट किया गया कि अगर आप एक दिन के अंदर क्या करते हैं, $1.90 क्या करते हैं, अगर आप उससे कम कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी के अंदर आएंगे। तो गाइस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये बाय बर्थ हमें मिलती है कई बार, और साथ ही साथ इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपने रिसोर्सेज से ख़त्म कर सकते हो। पर लेकिन आप अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इसके अंदर आ गए। अगर आपने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया तो भैया आप तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आएंगे। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, वही बात है ना कि आप अगर आपके पास कुछ नहीं था, ये आपकी कमी नहीं है, ठीक है, पर ठीक है, आपने जन्म अगर आपने गरीब होके जन्म लिया है पर लेकिन आपको मरना गरीब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप गरीब ही मर रहे हैं तो इसमें आपकी कमी है, पर लेकिन आप एक गरीब परिवार में जन्म ले रहे हैं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। तो बस वही है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ये आपको बाय बर्थ मिल सकती है। 1990 में सबसे पहली बार इसे एस्टिमेट किया गया था और पर डे पर डॉलर इसमें इनकम अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो वो इसके अंदर आती है। 1.90 इनकम जो है, $1.90 जो है, अगर आप इनकम अब करंट में जो पैरामीटर हैं वो ये पैरामीटर पे हम लोग चलते हैं। तो आई होप गाइस आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ आ गया होगा। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव पॉवर्टी, कि रिलेटिव पॉवर्टी एक्चुअली क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलेटिव पॉवर्टी की। व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव पॉवर्टी। चलिए, रिलेटिव पॉवर्टी या यू कैन से सापेक्ष गरीबी, ठीक है, या सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, ये आपको लाइक सोसाइटी वाइज होता है कि मान लीजिए
कि अगर हम एक सोसाइटी के अंदर देखें, ठीक है, तो उस सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के पास कार है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पर आपके पास सिर्फ घर है बट कार नहीं है, पर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के पास कार भी है और घर भी है, ठीक है, बट आपके पास सिर्फ घर है और कार नहीं है। तो आप इसमें रिलेटिव पॉवर्टी में अपने आप को डाल सकते हैं कि आप वहाँ का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का, उस मीडियम लेवल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को आप क्या कर पा रहे हो, उसे बीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उस एरिया का है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत जगह पे, कई जगह पे गरीबी के पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं। ये आपको एक ही देश में अलग अलग मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको लेवल ऑफ लिविंग अलग मिलेगा, ठीक है, कहीं का लेवल ऑफ लिविंग बहुत हाई है, वेस्टर्न है, ठीक है, कहीं का लेवल ऑफ लिविंग थोड़ा सा लो है। तो जहाँ का लेवल ऑफ लिविंग हाई है, ठीक है, और जहाँ का लेवल ऑफ लिविंग लो है, तो यहाँ की पॉवर्टी भी अलग अलग होगी, ठीक है। जहाँ पे लेवल ऑफ लिविंग हाई है और वहाँ का मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस फैसिलिटी तक नहीं जा पा रहे। इसमें आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाती है, पर लेकिन जो वहाँ का मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है आप उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इस तरह की पॉवर्टी को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी हमेशा याद रखिएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा, यानी कि आपको फॉर एवर बनी रह सकती है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितने प्रकार से पॉवर्टी मानते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति फॉर एग्जांपल अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने लायक है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को बेसिक खाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है, घर भी है, सब कुछ है, पर लेकिन यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो उसको नहीं पार कर पा रहा, तो दैट इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी आपको बाय बर्थ नहीं मिलती है, ये आपकी सोसाइटी पे निर्भर करता है, ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे निर्भर करता है कि आपको कैसी लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, आपकी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके गाइज, तो वेल आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी कि इसे हम यहाँ पर डिफाइन जो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, कई बार नेटवर्क इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एनीवेज ओके, तो वेल आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो वेल गाइस, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस की, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, पर आप रिलेटिव पॉवर्टी को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सिर्फ आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, बट रिलेटिव पॉवर्टी में उन सभी चीज़ों की बात की जाती है जो उस सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स उसे अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कहलाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों पे बात करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है वो किसके द्वारा होता है, या कौन करता है, और या उसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगी कि एस्टिमेशन क्या होता है, यानी कि गरीबी को निकालना, उसे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्योंकि देखिए दो प्रकार की तो है, एब्सोल्यूट में कैसे निकलती है, रिलेटिव में कैसे निकलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉवर्टी को जो एस्टिमेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन करता है? पॉवर्टी को एस्टिमेट हमेशा नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो योजना आयोग को रिप्लेस करके बना है, और ये 1 जनवरी 2015 को किया था। करंट इसके वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी, और चेयरपर्सन याद रखिएगा इसमें हमेशा चेयरमैन देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस इसमें कि जो नीति आयोग होता है इसे थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो एस्टिमेशन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पर क्या नीति आयोग डायरेक्ट, नीति आयोग का कौन सा कौन सा डिपार्टमेंट इसे वो करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों नीति आयोग का याद रखिएगा, नीति आयोग का जो नीति आयोग की टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिल करके इसे स्टेबलाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके साथ करती है, और इसके तहत जो मतलब डाटा निकाले जाते हैं उसे NSSO निकालती है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इन डाटास को कलेक्ट किया जाता है, देन इन्हें निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा मतलब NSSO के भी बहुत ज़्यादा कई बार मतलब इसे आलोचना की गई है, इसे क्रिटिसाइज किया गया है कि NSSO के आधार पर ही प्रीवियस डाटास को यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार NSSO प्रीवियस बेसिस पे भी डाटा को यूज़ करते हैं। तो पॉवर्टी को जो निकाला जाता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो नीति आयोग निकालती है। नीति आयोग की टास्क फोर्स किसके साथ मिलकर निकालती है? तो मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलकर, और एक्चुअली डाटा कलेक्शन का काम होता है NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इसे स्टेबलाइज किया जाता है। इसके बाद गाइस ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे बात करी। दूसरा कि हम इसमें कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ने सोचा होगा कि जितना हम कमाते हैं उससे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन होता है वो हमेशा कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर इसे निकाला जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड से इसे आप इसे क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है कि एक दिन में व्यक्ति कितना पैसा व्यय कर रहा है, या 30 डेज में वो कितना व्यय कर रहा है, उस चीज़ के बेसिस पे हम इसे क्या करते हैं? निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम कभी भी इनकम से क्यों नहीं निकालते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस कि हम इनकम मेथड से इसे कैलकुलेट क्यों नहीं करते, हम कंजप्शन मेथड से ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंजप्शन मेथड से क्यों करते हैं एज कंपेयर टू इनकम से क्यों नहीं करते? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा। ओके गाइस, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जस्ट 1 मिनट रुकेंगे गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने यहाँ पे बात कर लिया। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो कंजप्शन मेथड होती है, ठीक है, कंजप्शन मेथड में हमने इसलिए निकाला जाता है क्योंकि कई बार लोगों की वेरिएशन ऑफ, याद रखिएगा, वेरिएशन ऑफ सैलरी यानी कि वेरिएशन ऑफ इनकम होती है। इनकम के कई वेरिएशंस होते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी इनकम अलग है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स की इनकम अलग है, या जिनकी क्या कहते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी अलग है। तो हम सभी की इनकम अगर देखा जाए तो सबकी इनकम का वेरिएशन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति अलग तरीके से कमा रहा है, कोई व्यक्ति अलग तरीके से। तो इस वजह से, बल्कि कंजप्शन का क्या है, आप उनसे ये पता कर सकते हो सर्वे के द्वारा कि आपने कितना पैसा 30 डेज के अंदर आपने कहाँ कहाँ क्या कितना पैसा खर्च किया। तो ये
पता करना ज़्यादा पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू उसकी इनकम के सोर्सेज को जानने से, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरा कि कई बार व्यक्ति की एडिशनल इनकम भी होती है, ठीक है, क्या होती है, कई बार व्यक्ति की क्या होती है, एडिशनल इनकम होती है, ऊपर की कमाई भी होती है। तो उस ऊपर की कमाई को तो वो बताएगा नहीं, तो आप एक एक्चुअल पॉवर्टी आप नहीं निकाल सकते। तो उस चीज़ को अगर वो नहीं बताता तो नहीं निकाल पाओगे, बल्कि वो कितना खर्च किया ये इजीली बता सकता है। इसके बाद आता है डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डाटा को कलेक्ट करना ईजी होता है कि आप इसमें 30 डेज का डाटा कंप्लीटली कलेक्ट कर लेते हैं कि 30 दिन के अंदर क्या क्या आपने किया है, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं, तो इन्हें कलेक्ट करना ज़्यादा ईजी रहता है। इसी वजह से कंजप्शन मेथड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इनकम मेथड। ये क्वेश्चन पेपर में गाइस कई बार पूछा गया है कि पॉवर्टी को निकालने के लिए कंजप्शन मेथड यूज़ होती है इनकम मेथड, तो याद रखिएगा पॉवर्टी को निकालने के लिए हमेशा कंजप्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, ओके। इसके बाद आते हैं यहाँ पर कि अगर मैं पॉवर्टी इंडेक्स की, यहाँ पे एक पॉवर्टी इंडेक्स बना हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम करंट का देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशियल पुअर पीपल्स का जो रहा वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार में रहा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो 15.9, ठीक है, जो कहाँ पर है, बिहार के अंदर है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉवर्टी का इसके बाद बिहार के बाद जो देखने को मिला ये यहाँ पे आपको दे रखा है, और सबसे कम, ठीक है, सबसे लीस्ट 0.7% सिर्फ कहाँ पे, केरल में। तो ये आपको पॉवर्टी इंडेक्स आपको देखने के लिए मिले वो क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, आप इसे देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है, ठीक है, तीसरा, 2 पॉइंट तो हमने कर लिए ना, एक कंजप्शन मेथड वाला। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो पॉवर्टी कंजप्शन मेथड है, हम कंजप्शन मेथड में हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट इस तरीके से लगाते हैं कि जितना भी हमें स्पेसिफिक पॉवर्टी आपको जो लाइन दी गई है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन दी गई है यानी कि 1.90, ठीक है। अब अगर आप पूरे दिन में अगर इससे भी ज़्यादा क्या कर रहे हो, इतना इनकम जनरेट नहीं करे, इतना खर्चा करने के लिए, इतना भी खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। इसके बाद पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखिएगा पॉवर्टी रेशियो का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पॉवर्टी रेशियो का यूज़ किया जाता है। और ये पॉवर्टी रेशियो क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, जो देश की टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में गरीबों की संख्या, ठीक है, जो पॉवर्टी वाले लोग हैं उनकी जो परसेंटेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी रेशियो, या इसे हम हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं। याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज द हेड काउंट रेशियो। तो ये हेड काउंट रेशियो भी कहलाता है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में बात करेंगे, इसको लेके बहुत ज़्यादा समितियां भी बनाई गई थी, जैसे कि अलग कमेटी बनाई गई, ठीक है, अलग कमेटी बनाई गई जिसकी आगे चल के मैं आपसे बात करूंगी। 1978 में अलग कमेटी बनाई गई थी। अलग कमेटी ने क्या किया था, इसने कैलोरीज का वो दिया था कि भैया कैलोरीज के बेस पर पॉवर्टी को निकालना है, जिसमें कि इसने क्या किया, इसमें रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं और अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उन्हें कितनी वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि जो 2400 कैलोरीज हैं वो रूरल एरियाज़ के लिए और 2100 कैलोरीज इसने अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए रिकमेंड की कि आप अगर पर डे के अंदर इतनी कैलोरीज को अडप्ट नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। इसके बाद एक और कमेटी आई जिसका हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि अलग समिति हो गई, लक्कड़वाला कमेटी हो गई, ठीक है। तो लक्कड़वाला कमेटी हो गई, तो लक्कड़वाला समिति ने भी बहुत सारे एस्टिमेट दिए जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे। 1992 में इस कमेटी का स्टेबलाइजमेंट किया गया था। इसके बाद एक कमेटी आई थी जिसे हम कहते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो कि 2009 में जिसने बहुत सारे पैरामीटर सुझाव किए, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी की हम इसके अंदर अभी बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रंगराजन कमेटी की। रंगराजन कमेटी ने 2012 के अंदर स्टेबलाइजमेंट हुआ था कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे खराब हुई हैं उन्हें सही करने के लिए। और रंगराजन कमेटी ने 2014 में कहा था कि आपको, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा,
आप अगर पर मंथ, ठीक है, प्रति माह अगर आप क्या करते हैं, इतना पैसा अगर आप रूरल एरिया वाले 972 रुपये और अर्बन एरिया वाले 1407 रुपये अगर खर्च नहीं कर पा रहे तो आप पॉवर्टी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी के अंदर आने के लिए आपको इतना रुपया अगर आप क्या कर रहे हैं, खर्च नहीं कर पाते, तो आप किसके अंदर आएंगे, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन के अंदर आपको रखा जाएगा। तो ये रंगराजन कमेटी ने 2014 में इस चीज़ को स्टेबलाइज किया था। तो वेल गाइज, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर्स में बात करेंगे। तो गाइज अब हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें पॉवर्टी के एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कि हम क्यों पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आती है कि जिसकी वजह से पॉवर्टी को एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहला आता है इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, कि ये हमारे सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। कि देखिए ये सिर्फ एक एजुकेशनल डाटाज नहीं है कि भैया एक एजुकेशनली हमें पता है चीज़ें, बल्कि ये इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं या इसलिए भी यूज़ नहीं किए जाते कि भैया आपके पेपर में आएंगे, बल्कि इसलिए भी इन डाटास को यूज़ किया जाता है ताकि जो मतलब सोशल वेलफेयर है या सरकार अगर कोई योजनाएं बनाना चाहती है या किसी भी प्रकार का काम करना चाहती है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे यहाँ पर कितने लोगों के लिए और किन समाज के लोगों के लिए वो काम करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो किन लोगों के लिए कर रही है। ठीक है, इसके बाद आता है कि पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें ये ज़रूरी होता है कि जितनी भी रोज़गार गरीबी को हटाने के लिए योजनाएं, जैसे कि मनरेगा है, ठीक है, तो मनरेगा हो गई या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई, तो ये सब योजनाएं जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि भैया हमारे देश में कितनी गरीबी है या कितने प्रतिशत लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, कि कौन बिलो पॉवर्टी है, कौन अबव पॉवर्टी है। तो ये पता करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि हमें उसका एस्टिमेशन निकालना है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ये संवैधानिक आवश्यकता भी है ताकि लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से, ठीक है, उनके साथ एक उचित न्याय किया जा सके, रिसोर्सेज का एक सही एलोकेशन हो सके। ठीक है, रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है, संसाधनों का जो एलोकेशन है वो उचित प्रकार से किया जा सके और समाज के हर वर्ग को रिसोर्सेज की प्राप्ति कराई जा सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। सो वेल गाइज, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पॉवर्टी को जब हम मेज़र करते हैं ना, तो गरीबी रेखा का जब हम मापन करते हैं तो हम इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी और रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए दोस्तों, जब हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट का यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप पूरी तरीके से गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी का जब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जब इसका यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट के लिए भी, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी कोई भी साधन नहीं है। ठीक है, आपके पास साधन नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गरीब बनाने के लिए अत्यधिक ज़रूरी, मतलब इसमें क्या है, अत्यधिक ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी देश है जो पॉवर्टी में आ रहा है, उसके पास उसके जो संसाधन है उसका लेक है, उसके पास बुनियादी संसाधनों का लेक है, तो उसको आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखते हैं। इसके बाद पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, जो गरीबी की जो सीमा है, ठीक है, जो सीमा है आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि जो बास्केट ऑफ पॉवर्टी में जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, बास्केट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें आती हैं उनका जो मूल्य है, ठीक है, उनका जो मूल्य है एक दिन के लिए मान लीजिए 1 रुपये मूल्य है, पर आप उतना कमा ही नहीं पा रहे हैं कि आप उसको जो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड है उसको वो कर पाएँ। तो गरीबी की जो सीमा है, ठीक है, उसके द्वारा भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट के द्वारा पॉवर्टी निकाली जाती है। लिमिटेड स्कोप है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो लिमिटेड किया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करती है, इंडिया जैसी कुछ कंट्रीज इसका वो करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके गाइज, तो वेल आई होप कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट की, हमने बात कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे रिलेटिव मेजरमेंट की। रिलेटिव मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो हमें क्या करता है, एक बहुसंख्यक जो एक सोसाइटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जिस तरीके का है आप उसे अडप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मापन हम रिलेटिव मेजरमेंट में करते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट ये बताता है कि ये हमेशा अक्सर
अक्सर उन कंट्रीज़ में मेज़र किया जाता है जो एक विकसित देश हैं, ठीक है। विकसित यानी कि डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादातर इसको देखा गया है, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये हमेशा इसके और ये हमेशा फॉर एवर बनी रहती है, ये आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, ये हमेशा बनी रहने वाली है। बट लेकिन एब्सोल्यूट मेजरमेंट को आप ख़त्म कर सकते हैं, इसको आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। इसके बाद गाइज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये हमेशा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात करता है। इसमें व्यक्ति के पास बेसिक रिक्वायरमेंट तो हैं, पर लेकिन जो उसके पास है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यूज़ को वो कम करता है। इसकी ये बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके गाइज, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं, उसको कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं कि भैया पॉवर्टी के लिए जो डाटा कलेक्शन करनी है इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पॉवर्टी के लिए जो डाटा कलेक्शन करनी होती है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड 1993 से 1994 तक मतलब इसी विधि पे काम किया जाता था। यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड समान संसाधन अवधि पर। इसमें ये कहा जाता है कि आपके पास जो है 30 डेज के अंदर आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने खर्चे किए हैं 30 डेज के अंदर, जितना भी आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया है उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद पॉवर्टी को निकाला जाता है। बल्कि इसको बाद में बंद कर दिया गया था और 1999 और 1920 के समय पे मिक्स रेफरेंस पीरियड को अपनाया गया। मिक्स रेफरेंस पीरियड क्या कहता है कि इसमें आपका सारा डाटा लिया जाता है पर 5 चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। उस पीरियड को डिवाइड किया गया है, यानी कि 30 डेज से इसमें 30 डेज पीरियड तो इसमें होता ही है, 30 दिन का पीरियड होता है, पर इसमें 1 ईयर का भी पीरियड होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो क्लोथ हैं वो आ जाते हैं, कपड़े हो गए। इसमें फुटवेयर आते हैं, ठीक है। क्लोथ हो गए, फुटवेयर हो गए, ठीक है। हेल्थ हो गया और एजुकेशन। इन 5 चीज़ों का जो डाटा होता है ना वो आपको हर मंथ नहीं पूछा जाता, यानी कि इनके ऊपर हुए खर्चों को मंथली 30 डेज के लिए नहीं पूछा जाता, बल्कि इसे 365 डेज यानी कि 1 ईयर में पूछा जाएगा। पर लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें 30 डेज के अंदर उस डाटा को निकाला जाता है कि भैया 30 दिन के अंदर आपने कितनी चीज़ों पर खर्च किया है, ठीक है। तो ये है मिक्स रेफरेंस। और जब मिक्स रेफरेंस पीरियड आया तो उसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड को बंद कर दिया गया था। और इस डाटा को कौन निकालता है, एज यू नो, इसे नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा निकाला जाता है। ओके गाइज, सो वेल आई होप कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी का एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी का जो सबसे पहली बार जो एस्टिमेशन किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी एक बुक में जिक्र किया था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने कहा था कि गरीब को उन्होंने यहाँ पे जो एक पैरामीटर दिया, उन्होंने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साल के अंदर 16 से 35 रुपये, ठीक है, 16 से 35 रुपये की अगर उसकी इनकम नहीं हो पाती है फॉर एग्जांपल, तो वह क्या होगा, वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा या उसे इन्होंने गरीब कहा। और ये बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो 16 से 35 रुपये तक की अगर उसके पास इनकम नहीं हो पा रही है तो गरीबी में आएगा। तो ये किसके अंदर कहा गया था, ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली बुक में कहा गया था। इसके बाद दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 1938 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को योजना आयोग विशेषज्ञ समिति, ठीक है। तो इसे योजना आयोग विशेषज्ञ समिति के रूप में भी जाना जाता है, विशेषज्ञ समिति के रूप में भी जाना जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर जो बात की गई थी, यहाँ पे फूड आइटम्स, ठीक है, को आधार माना गया था। ज़्यादातर फूड आइटम्स को आधार माना गया था कि भैया हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खाने की जो होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को, वसायुक्त सामान, ठीक है, दाल चावल चीनी नमक, ठीक है, वेज नॉन वेज, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया था। इसके बाद यहाँ पे योजना आयोग विशेषज्ञ समिति 1968
जो थी इसकी जो मतलब इसकी कमेटी का जो कार्य किया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की उसमें की गई थी सर्विलियंस में ये, और इस कमेटी के जो हेड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर 15 रुपये से 20 रुपये प्रति मास, याद रखिएगा प्रति मास, मास का मतलब हो गया पर मंथ। अगर आप इतने रुपए से कम कमाते हैं तो इट मीन्स आप क्या है, पॉवर्टी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस कमेटी का ये था। और इस कमेटी का जो आधार था वो लिविंग स्टैंडर्ड को लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है उस लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना या उसको मजबूत करना इसका बेसिक आधार था। इसके बाद यहाँ पे आया बॉम्बे प्लान। तो 1943 से 1944 तक जो ये बॉम्बे प्लान था, इसने भी गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। देखिए बॉम्बे प्लान जो था ये JRD बिरला, टाटा, इन लोगों के द्वारा, ठीक है, JRD बिरला, GD टाटा, तो इनके द्वारा, ठीक है, सॉरी, GD बिरला और JRD टाटा ने इनको क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, किसका, उद्योगपति एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप बनाया और एक पैरामीटर तय किया। देखिए जब 1940 के समय पे इन्होंने ये मतलब प्लानिंग स्टार्ट की थी कि 1940 से आते आते जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला था। और यूके ऑलमोस्ट क्या हो गया था कि यूके मतलब यूके में ऑलमोस्ट क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी हो गई थी और उसके पूरे झुकने के चांसेस हो गए थे। इसीलिए हमें इंडिपेंडेंस मिलने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो उस समय पे सबसे ज़्यादा क्या किया गया, उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी कंट्री को मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अगर उसे हम स्टेबल करना चाहते हैं या एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन लोगों ने कुछ प्लान सुझाए। ठीक है, तो प्लान सुझाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत मतलब मेन चीज़ों को जिन्हें हम आयात करते हैं, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर इंडिया के अंदर ही होता है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और उससे पॉवर्टी भी ख़त्म होगी। तो ये सारी प्लानिंग जो थी ये बॉम्बे प्लान में दी गई थी। और बॉम्बे प्लान बहुत अच्छा प्लान था बेसिकली अगर आप उसे पढ़ें तो, पर लेकिन इसको ऑफिशियली कई सारे पैरामीटर में मतलब एक न्यूली इंडिपेंडेंट पैरामीटर देखे जाएं तो कई सारे पैरामीटर में इसे ऑफिशियली ज़्यादा रूप से नहीं लिया गया, पर लेकिन इसके कुछ तथ्य को आगे चल के योजना आयोग में डाला गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो बड़े देश थे जैसे कि USA, रशिया, ठीक है, रशिया जैसी कंट्री जो कि एक सोशलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे प्लानिंग कमीशन यानी कि आने वाले 5 सालों को हम किस तरीके से निर्धारित करने वाले हैं, इन पैरामीटर्स में जांचा जाता था कि आने वाले समय में हम किस तरीके से काम करेंगे या हम किस तरीके से वो करेंगे। तो इन्हीं बेसिस पर 1951 में इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन का स्टेबलाइजमेंट हुआ और पहला प्लान 1951 में स्टेबलाइज हो गया जो कि 1956 तक चला। तो उसी में हमने ये बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम, तो सबसे पहले उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। उसके बाद सेकंड में उसने बॉम्बे प्लान का मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, वेयर द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर को एग्जिस्ट, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो ये प्री इंडिपेंडेंस की कुछ घटनाएं थी जो कि इस तरीके से उन्होंने करा। और इन्होंने याद रखेगा 76 रुपये पर ईयर का इन्होंने पर ईयर एस्टिमेट दिया था। ओके गाइस, तो चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की, तो स्वतंत्रता के बाद गरीबी का आंकलन क्या किया है। तो सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन का जो एक्सपर्ट ग्रुप था, ठीक है, तो जो प्लानिंग कमीशन का एक्सपर्ट ग्रुप था उसने यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसने क्या किया, इसने दो यानी कि पॉवर्टी को डिवाइड कर दिया, रूरल पॉवर्टी और इसने अर्बन पॉवर्टी में। ठीक है, तो याद रखिएगा रूरल और अर्बन पॉवर्टी में इसने डिवीजन कर दिए, जिसमें कि अगर आप पर डे
20 रुपये नहीं कमा पाते और 25 रुपये, ठीक है। अगर आप 25 अर्बन में 20 रुपये और अर्बन में 25 रुपये और रूरल में 20 रुपये अगर आप पर डे नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स आप क्या है, एक गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। तो ये एस्टिमेशन जो दिया था ये प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ने दिया था, और इसका जो मतलब इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सुरेश तेंदुलकर जी ही कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा किसके द्वारा करी जा रही थी, सुरेश तेंदुलकर के द्वारा इसे वो किया जा रहा था। ओके गाइस, तो वेल आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके फाइन गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वीएम दांडेकर एंड रथ कमेटी जो थी ये इंडिया की पहली सिस्टमैटिक कमेटी थी। ये भी याद रखिएगा कि ये भारत की जो थी पहली सिस्टमैटिक कमेटीज में से एक थी जिसने सिस्टम में चीज़ों को करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इंडिया की पहली सिस्टमैटिक कमेटी जो हम कहते हैं वो इसी कमेटी को कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कमेटी है, इस कमेटी को कहा जाता है, ठीक। तो इसने एक जो एस्टिमेशन दिया था वो व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से दिया था। पहला, इसने बोला कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं और उन लोगों इसने कंबाइंड कैलोरी सिस्टम को प्रमोट किया, जिसमें 2250 कैलोरी की इसने बात करी कि जो मतलब 2250 कैलोरी रूरल और अर्बन लोगों के लिए काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर आप इतनी कैलोरी भी नहीं ले पा रहे तो इट मीन्स आप क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स के आधार पर इसने ये वो दिया था। इसके बाद अलग कमेटी की अगर मैं बात करूं तो अलग कमेटी ने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। तो इसने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को प्रमोट किया था कि भैया न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के आधार पर गणना की जानी चाहिए, और साथ में अलग समिति ने ये भी बोला कि यहाँ पर जब भी आप क्या करते हैं, जब भी वो निकालते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि जो व्यक्ति 1.90 तक नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है, पर लेकिन उसने जिन आइटम्स को लिया था वो कितने पहले एस्टिमेट किए गए थे, कितने समय पहले किए गए थे। अब कई बार आइटम्स पे क्या नाम है, इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है, तो वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो इसने कहा कि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो सीधा असर है वो हमेशा गरीब के ऊपर पड़ता है। तो इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इसके बाद आई 1993 की लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ में से एक है, ठीक है। इसने यहाँ पर, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जस्ट मिनट गाइस, इसने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेज वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडस्ट्रियल वर्कर और जो वेज वर्कर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर वर्कर, इनके बेसिस पर निकालने के लिए बोला कि जो सीपीआई इंडेक्स है, ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी चीज़ें, नंबर ऑफ आइटम्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं कई बार चेंज हो जाती हैं, तो किन किन चीज़ों का आइटम को यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, तो उन चीज़ों के बेसिस पर इसने एक एस्टिमेशन तैयार करने के लिए बोला, ठीक है। इसने भी क्या की, इसने कहा कि जो उपभोग व्यय है, ठीक है, उपभोग व्यय वो कैलोरीज के बेसिस पर होना चाहिए। इसने कैलोरी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे लकड़वाला। तो उपभोग व्यय की गणना पहले की तरह कैलोरी खपत पर आधारित होनी चाहिए। विशिष्ट राज्य की, देखिए अलग अलग राज्य में जो गरीबी रेखा है वो अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि कई बार किसी राज्य का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर आप अगर रहते हैं तो आपको खर्चे में ज़्यादा पैसे लगते हैं, पर किसी भी थोड़े से अंडरडेवलप्ड स्टेट की बात करें तो वहाँ पे खर्चा आपका कम होता है। तो इसीलिए उन बेसिस पर भी इसे मतलब वो किया गया। इसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार पर गरीबी अनुमान की स्केलिंग को बंद करना चाहिए, यानी कि नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिकल अकाउंटिंग जो है, ठीक है, उसके बेसिस पर नहीं क्या करना चाहिए, ठीक है, कि भैया जो लेखा अकाउंटिंग है उसके बेसिस पे नहीं, प्रॉपर सर्विस के बेसिस पे करना चाहिए। अगला आया तेंदुलकर कमेटी।
तेंदुलकर कमेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस योजना में जो विशेषज्ञ ग्रुप था, ठीक है, इन्होंने गरीबी का जो आकलन किया था उसमें कुछ कमियां आई थी, ठीक है। तो 1938 में इनकी एक कमेटी बनी थी, उसकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी का जो मतलब अप्रचलित उपभोग पैटर्न था, यानी कि जो इसका कंजप्शन पैटर्न था, यानी कि ऑब्सोल्यूट कंजप्शन पैटर्न जो था वो इतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, वस्तु और सेवाओं को की 1973 और 1974 की गरीबी रेखा बास्केट से जोड़े थे, कि इसने बताया कि जितनी भी चीज़ें थी हम वो पहले चलती है 1973 और 1974 में जो एक आधार तैयार किया गया था, उस आधार पर ही गरीबी निकालने लग गई। पर लेकिन 2009 तक तो सोचो कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसने कहा कि गरीबी को किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि पहले तो जिस वे में निकालते थे वो हम 1973 और 1974 के बेसिस पे निकालते थे। पर अगर देखा जाए तो 1991 में जब क्या हुआ था, एलपीजी आया था, उससे 40 वर्ष पहले, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल भी थी कई चीज़ों में। पर लेकिन 2009 आते आते तो बहुत सारी चीज़ें बदली भी। तो उस बेसिस पर गरीबी को निकालना कहीं ना कहीं गलत तरीके से गरीबी को प्रमोट करता है। इसके बाद इसने कहा कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की इसने बात करी। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में इसने कहा कि कुछ चीज़ों पे भैया बहुत सारी चीज़ें उन पे रेट्स कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, तो उन रेट्स को किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद कई बार हेल्थ एंड एजुकेशन होता है, सरकार की भी कमियां होती हैं कई बार, कि सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की जानी है वो उस अकॉर्डिंगली प्रदान नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी गरीबी बढ़ती है। तो इन सभी चीज़ों को, पैरामीटर को देखने के लिए तेंदुलकर कमेटी बनी, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी ने जो सबसे ज़्यादा चेंजेस किए थे, उसने कैलोरी खपत को भी वो किया, कि जो कैलोरीज की जो खपत है वो किस बेसिस पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला कि जो कैलोरीज की जो खपत है, इसने सारी चीज़ें बोल दी कि यहाँ पर अब ठीक है, तो जो कैलोरीज की खपत है इसमें इसने बोला कि खाने की चीज़ें, मांसाहारी वस्तुएं, उपभोग करने की जितनी भी चीज़ें हैं, जूते, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सक, ठीक है, शौचालय के सामान, इन सभी चीज़ों में जो बदलाव आते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले तो हम क्या कर रहे थे, 1973 और 1974 के बेसिस पे उसको दे रहे थे, पर लेकिन इनमें चेंजेस भी तो आते हैं ना, तो उन चेंजेस को किस तरीके से देखना है, ये सारी चीज़ें भी इसने बताई। इसके बाद यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, एक समान गरीबी रेखा टोकरी इसने बनाई। इसने बोला कि 44.68 पर कैपिटा मंथ इन, अगर आप इतने से रूरल एरिया में 446 रुपये अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो आप गरीब हैं, और अर्बन एरिया में ये पैरामीटर यानी कि 578.80 पर कैपिटा इसने वो दिया। प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जो निजी व्यय होता है, ठीक है, यहाँ पे इसने निजी व्यय की भी बात करी। अब पहले की तरह तो है नहीं कि भाई सारी सुविधाएं सरकारी तय करती है, अब प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें भी लोग खर्चे करते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नहीं हो पाती, तो उस अकॉर्डिंग भी करी जाए। प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर, इन्फ्लेशन के सभी पैरामीटर्स को इसमें देखने के लिए इसने बात करी कि भाई इन्फ्लेशन के पैरामीटर को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और साथ में इसने मिक्स्ड रेफरेंस सिस्टम को प्रमोट किया, जिसमें कि 5 चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को 30 दिन में पता करना चाहिए। ये तेंदुलकर कमेटी। अगली कमेटी आई रंगराजन कमेटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर एस्टिमेशन। रंगराजन समिति जो थी, इसने क्या किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा का सुझाव दिया गया था। पीछे कमेटियों ने, समितियों का गठन आयोग ने 22 रुपये प्रतिदिन का दिया था। इसी वजह से ये बहुत आक्रोश में थी, देश में आक्रोश था, तो उसके लिए 2012 में रंगराजन समिति का सुझाव हुआ। रंगराजन समिति को बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी को किस तरीके से मापा जाता है, अलग अलग देशों में किस तरीके से उसका स्टेबलाइजमेंट किया जाता है, इन विधियों को पता करें, और गरीबी के जो एस्टिमेटेड डाटा हैं उन्हें हम योजना बनाने में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों का पता करने के लिए इस कमेटी का स्टेबलाइजमेंट किया गया, ठीक है। तो इसने क्या क्या किया, इसने मैथोलॉजी जो यूज़ करी थी रंगराजन कमेटी ने, उसने कहा था कि इसमें इंडिपेंडेंट सर्वे किया जाएगा, जो कि
CFIE के द्वारा यानी कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें हर चीज़ का एक वैलिड चीज कि आपको कितना वसायुक्त खाने की ज़रूरत है, कितना प्रोटीन की चीज़ें की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर वो किया जाएगा। It has used different methodology whenever a household is considered poor if it is unable to save। उसने कहा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेव करने में असमर्थ है, कुछ बचत करने में, कुछ भी पैसों की बचत करने में असमर्थ है, वो गरीब की श्रेणी में इसने डाल दिया। इसके बाद रंगराजन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि उसने नॉर्मेटिक एंड बिहेवियरल लेवल की बात करी कि आपको पर्याप्त पोषण का मानक स्तर, जो मानक स्तर होता है यानी कि जो पर्याप्त भोजन जितना चाहिए उतना अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तब भी आप गरीब हैं। गैर खाद्य खर्चों का व्यवहारिक यानी कि सामान्य व्यवहार के अनुसार लोग क्या उपयोग या क्या उपभोग करते हैं। तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति दारू पीना चाहता है या कोई सिगरेट पीना चाहता है, अगर उसे वो नहीं मिल रही तो वो गरीब कहलाएगा, नहीं, ये भी देखा जाएगा कि उसमें कि किस व्यक्ति को किस तरह के आइटम्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए उसने अपना कंप्लीट चार्ट दिया कि एक दिन में कितनी कैलोरीज अर्बन के लिए ज़रूरी हैं और कितनी कैलोरी रूरल के लिए। तो उसने यहाँ पे 2019 कैलोरीज की बात करी फॉर द अर्बन एरिया और 2155 रूरल एरियाज़ के लिए, क्योंकि भैया वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका जो मतलब उन्हें जो खपत की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रोटीन का इन्होंने 48 ग्राम्स बोला रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए 50 ग्राम की यहाँ पे बात करी गई। और फैट की अगर बात करें तो 28 ग्राम अर्बन एरिया के लिए और 26 ग्राम जो बोला गया रूरल एरियाज़ के लिए, यहाँ पे रंगराजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। रंगराजन कमेटी ने ये भी बताया कि इंडिया के अंदर मतलब पर्सन स्पेंडिंग 47 रुपीज़ पर डे, ठीक है, तो यहाँ पे शहरों में प्रतिदिन 47 और गांव में 32 कम खर्च करने वालों को गरीब माना जाएगा। मतलब अगर आप शहर में रह रहे हैं और एक दिन के अंदर आप 47 रुपीज़ से कम खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब हैं, और गाँव में रह रहे हैं तो आप 32 रुपये, ठीक है। साथ ही साथ इसने मॉडिफिकेशन किया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में, जो कि 30 और 65 दिन का था। अब इसने यहाँ पे इसमें 7 डेज को भी ऐड कर दिया, जिसमें 65 दिन के 365 दिन के अंदर ये 5 चीज़ें थी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 30 दिन के अंदर कौन सी थी और 7 डेज के अंदर। तो दोस्तों 365 डेज के अंदर क्लोथ, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स। 7 डेज के अंदर इसमें एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसी बिवरेज, ठीक है, रिफ्रेशमेंट, प्रोसेस फूड, पान, तंबाकू, ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया। और 30 डेज के अंदर इन्होंने फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल, रेंट एंड टैक्सेस को इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रंगराजन समिति के द्वारा दी गई थी। सो वेल गाइज, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होंगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो गाइज इसमें अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइज।